औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावी के तमाम हमारे जो काश्तकार भाई और बहन हैं उन सबको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। आज के इस प्रोग्राम में हम जो हमारी अभी हालिया दिनों में जो सैलाब के बाद हमारी ज़राअत मुतासर हुई है और उसका जो हमारी स्पेशली जो फसल है कपास, उसकी आखिरी चुनाई पर उसका क्या असर हुआ है, और उसके साथ जो हमारी आने वाली नई फसल है गंदम, उसकी काश्त के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, माशाल्लाह तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह ऑनरेबल साकिब अतील साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी साउथ एग्रीकल्चर के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद साकिब अतील साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अहम मौजू पे बात करने के लिए। और ये वाक़यातन आपकी बात ठीक है कि सैलाब के हालात भी हमारे लिए खासे इस दफ़ा रहे और बारिशों के भी। इस वेदर ओवरऑल क्लाइमेट का हमें मसला रहा है। तो वेल ये बात ठीक है आपकी, तो जस्ट कंटिन्यू प्लीज। जी जी, तो बहुत शुक्रिया। तो हम चाह रहे थे कि आपसे, आज चूंकि आप गवर्नमेंट के पॉलिसी की तरफ से, अगेन हमारा ये पहला प्रोग्राम है, पहले एक दफ़ा हमने आपके साथ आईपीएम पे प्रोग्राम किया था। तो हमारा चूंकि इस वक्त जो एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा जिन है जिसका मौसमी तब्दीलियां कहते हैं। जिम्मेदारों के लिए मैं आप ज़्यादा उर्दू या पंजाब में भी हम अपनी ज़बान भी बदलेंगे, आपके सराइकी भी कर लेंगे बात, ताकि आप हमारी बात समझ सकें। तो ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं जिसके बारे में साइंसदान तो कह रहे थे कि हमारा जो है दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री के करीब बढ़ा है पिछली एक सदी में, और आने वाली सदी में इस पे बहुत बातचीत हो रही कि आने वाली सदी में हम इसको कितना बढ़ाएं, इसको हम 2 डिग्री पे लेके जाएं या 1.5 डिग्री पे लेके जाएं। इसके ऊपर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, हमने दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर इसके ऊपर एफर्ट कोशिश भी कर रहे हैं। और इस दर्जा हरारत का जो असर है हमारी फसलों पे होता है। आप सबको मालूम है कि जो अब गर्मियां जो हैं वो देर चलती हैं, सर्दियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो इसका हमारी जो है फसलों पे बहुत असर होता है। तो मैं बगैर किसी देर किए हुए मैं सेक्रेटरी साहब से ही पूछना चाहूँगा, वो हमें बताएं कि इस साल जो अभी सैलाब आया है, सैलाब से हमारी कौन कौन सी फसलें मुतासर हुई हैं, और उसका जो फार्मर जिम्मेदारों के पास अभी कौन से ऐसी एहतियाती तदबीर हैं कि वो अपनी जो फसल, जिसको हम कॉटन कहते हैं, पाकिस्तान का ये वाइट गोल्ड है, तो जो पाकिस्तान जैसे तकरीबन 22 अरब डॉलर जो है हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो इसका, और इसमें तकरीबन हमारी 40% जो है जो आबादी जो कि शहरों में रहती है, या जो जिनकी जो नौकरियों वाले हैं, तो 40% नौकरियां जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से मरबूत हैं। तो जी साकिब वतील साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें अगर हम आपके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें अगर हम ऐड कर लें कि साउथ पंजाब की अगर हम बात करें, जो कि कॉटन जो है पंजाब की हद तक तो ज़्यादा 94% से ज़्यादा जो कॉटन है वो प्रोड्यूस हो रही है साउथ पंजाब से। तो मैं ये समझता हूँ साउथ पंजाब में 77% हमारी पॉपुलेशन देहात में रहती है, और 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका बराह रास्त जो लेबर है हमारी, उसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है। और जहाँ तक कॉटन की बात है, कॉटन हमारी हमेशा एक अच्छी क्रॉप रही, हमेशा अभी भी जाहिर है हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की। ये 2014-15 के बाद से डिक्लाइन शुरू हुआ, और उस वक्त तो मामला और थे, और इस दफ़ा जो हुआ हम बहुत खुश थे जून में। हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बम्पर क्रॉप आएगी, लेकिन उससे पहले हमें अप्रैल में हमें पहले प्रॉब्लम आया, हीट वेव चली और वाटर शॉर्टेज आ गई। एंड उस टाइम पे जब सोइंग टाइम था हमारा, जो कि आपको पता है सीजनल जो है वो हम अप्रैल की रिकमेंड करते हैं, अर्ली कॉटन पे हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारा ट्रेड ऑफ वीट के साथ चला जाता है, जो कि फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो हमें जो देखने में आया सामने कि जो हमारी अर्ली सीजनल थी, अप्रैल के 15-20 तक जो हो गई थी काश्त, उस पर कोई मतलब बारिशें, क्योंकि हमारे पास बारिशों का भी इम्पैक्ट रहा, फ्लड का भी रहा, तो बारिशें तकरीबन 2.5 महीने हमारे पास चली हैं। पिछले सालों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब डिफरेंस भी आता रहा इस तरह कि अप्रैल में हीट वेव आई और जून में टेम्परेचर डाउन हो गया। ये मतलब अनप्रेसिडेंट फिनोमिना था हमारे सामने वेदर का, क्लाइमेट चेंज का, कि ऐसे कभी हुआ नहीं कि जून में आपके पास मौसम ठंडा हो जाए और अप्रैल में हॉट हो। तो इस सूरत हाल में हमारा पहले जो अप्रैल में हुआ उसमें हमारा कुछ उगा हुआ जो सीड था वो भी
इब्तदाई स्टेज पे कॉटन वो भी कुछ बर्न हुई, वो हमने दोबारा एफर्ट की, 50% हमने रिक्लेम कर ली, दोबारा लोगों को कन्विंस किया, दोबारा किसानों ने उस पर अमल करते हुए काश्त कर ली। उसके बाद जून में जब बारिशें शुरू हुई तो उसके साथ फ्लक्चुएट हुआ टेम्परेचर। तो कॉटन को जैसे हम सब जानते हैं और काश्तकार सारी जानते हैं कि कपास एक ऐसी फसल है जो नहायत सेंसिटिव है, नहायत नाजुक है, और इस पर जब भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा तो ये शेडिंग कर देगी, चाहे वो क्लाइमेट का हो गया, वेदर बढ़ गया, कम हो गया, फ्लक्चुएशन आ गई, बारिशें ज़्यादा हो गई, पानी कम हो गया, आपका एक्सेसिव इसमें पेस्टिसाइड हो गया, या बिल्कुल पेस्ट अटैक एक्सेसिव हो गया, वट एवर हैपन्स, ये पहला काम जो कॉटन करेगी वो अपनी शेडिंग कर देगी। और दिस हैपन दिस ईयर अगेन कि जब हमारा बिल्कुल कॉटन जो है उस वक्त फ्रूटिंग पे थी, उसका बॉल फॉर्मेशन हो चुकी थी और नियर था कि अब बॉल ओपनिंग पे जा रही है, उस बारिशें आई और बड़ा खौफनाक था हमारे लिए कि हमारा कोई 10 से 15 टिंडे जो है ना शेड हो गए। तो एवरेज हम देखें तो 10 से 15 के दरमियानी आती है, उससे ये समझे कि जो एवरेज ये निकली तो 10 से 15 मन पर एकड़ हमारा बारिशें ले गई। देन उसके बाद ये हो गया कि बारिशों के साथ जो फर्दर, क्योंकि मुसलसल चलती रही, पानी खड़ा होता रहा, कुछ फसल तो बहुत ज़्यादा जड़ें कमज़ोर होने की वजह से वो मुतासर हुई। फिर फर्दर ये हुआ कि उस पर जो नए हमारा फ्लावर आया और नई जो फॉर्मेशन हुई, उसके साथ हमें ये सामने बात आई कि उसका बनोला पूरा साइज नहीं ले सका, यानी हमें उसमें एडिबल ऑयल में भी कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से इस साल आएगा, जो कॉटन का बनोला कम होने की या उसका वेट ना होने की वजह से। अभी हम इस पे ये भी प्लानिंग, परसों मीटिंग थी हमारी प्रोविंशियल लेवल की, जिसमें हमने ये भी इशू उठाया कि अगले साल का सीड अभी से उसको पॉकेट्स को देखा जाए, क्योंकि हमारी कुछ पॉकेट जैसे विहाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, डिस्ट्रिक्ट लोधरा, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, फोर्ट अब्बास, और ये वाली पूरी ऊपर रहीम यार खां की ऊपर वाली बेल्ट जहाँ पे कम इम्पैक्ट आया, तो वहां पर इन इलाकों में सीड अच्छा अवेलेबल हो सकता है। बाकी इलाकों में सीड का भी प्रॉब्लम होगा, तो वो भी हमने सारा देखा। तो अभी अब अभी क्योंकि सूरत हाल ये है कि किसान इस वक्त कर रहे हैं, अपनी चुनाई कर रहे हैं, तो हम इसमें सीड पर भी लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि आप सीड अपना कलेक्ट करने की कोशिश करें, जो आपके बेस्ट प्लांट्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं उसकी फॉर्मेशन में अच्छी है, उसमें एक आध को तोड़ के वो चेक कर ले, दो चार बनौला बनौला की कैफियत क्या है, तो बेस्ट प्लांट्स को सिलेक्ट करके उसमें से बीज अपना बनाने की कोशिश करें, तो वो भी वर्क करेगा। तो इसमें हम ये सबसे हमारी फसलें जो डैमेज हुई हैं, मैं डैमेज का पहले बता दूं आपको, फिर आगे चलते हैं कि डैमेज हमारी जो फ्लड से हुई है वो बड़े दो डिस्ट्रिक्ट सीवियरली हिट हुए हैं। एक राजनपुर हुआ है और उसके साथ हमारा दूसरा डीजी खां हुआ है डिस्ट्रिक्ट, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में 10-11% डैमेज हुआ है, इसी तरह लिया में 10-11% हुआ है। तो हमारा ओवरऑल डिवीजन डीजी खां में जो कि फ्लड का इम्पैक्ट आया है, तो तकरीबन 3.5 लाख एकड़ हमारी फसलें इसमें बर्बाद हुई हैं, जिसमें से 2,10,000 एकड़ एग्जैक्ट हमारा कपास का था, और बाकी दूसरी फसलें थी, फॉडर था, इसके अलावा हमारा मतलब इसमें ऑर्चर्ड भी, फ्रूट शेडिंग उसकी भी हो गई, उसके अलावा हमारा गन्ना भी ज़ाया हुआ, राइस भी ज़ाया हुआ, ये सारी फसलें मिला के 3.5 लाख एकड़ हुआ, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक सिर्फ डेरा गाजी खान डिवीजन में फ्लड से और बारिशों से हमारा तकरीबन 40 अरब का नुकसान हुआ। अदरवाइज अगर हम बारिशों की बात करें तो उसका नुकसान इससे ज्यादा बढ़ जाता है, कॉटन की हद तक हम देखें तो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये सूरत हाल फ्लड की और बारिशों की और क्लाइमेट चेंजेस की रही। हमें इसमें जो एक काम करना पड़ेगा, इसके साथ ही मैं ऐड कर दूं कि हर शख्स को इस पे गौर करना पड़ेगा कि हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी अगर यही हालात रहे, क्योंकि इन हालात में अगर अगले सालों में भी यही फ्लड की सूरत रहती है, बारिशों की रहती है, क्लाइमेट चेंजेस ऐसे ही चलती, क्योंकि हम एस्टिमेट नहीं कर सकते अगले साल क्या होगा, तो फिर उस सूरत में हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट कैन वी डू। ये तो गवर्नमेंट लेवल के जो इश्यूज हैं वो तो डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे है कि हर किसान, हर शख्स वो ये देखे कि उसके आगे अगली जनरेशन ने क्या करना, तो हर बच्चे के नाम पे अगर 10 दरख्त भी लगा दे और लुक आफ्टर कर ले, जी तो मेरा साकिब साहब, ख्याल इसकी है तरफ आते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, लेकिन अगेन अगेन जो है ना, आई थिंक जो बहुत आपने जो एक तो हमारे लिए ये एक किस्म के आई ओपनर कह लें, या मतलब जो आपने जिस तरह के नुकसानात बचाए, 40 अरब रुपया सिर्फ एक डिवीजन का, डेरा गाजी खान डिवीजन का आप बात करिए, तो इसका जो है, इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे, इसका जो है हमारे
कहते हैं ओवरऑल सेक्टर पे क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, तो इसको रिकवर हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं। अच्छा, तो जब कॉटन हम ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने में जो कोताहियां हमसे कभी हो जाती हैं, क्योंकि मौसम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कंट्रोल में जो चीजें हैं वो क्या हैं, जरा वो कंट्रोल वाली चीजें बताएं सर। जी सर। देखिए, सीड से कंट्रोल वाली स्टार्ट करते हैं जी सबसे, सर। हाँ, सबसे बुनियादी चीज है आपकी जो लैंड प्रिपरेशन है। क्योंकि हमारे किसान अमूमन अब इस दफा भी हमने देखा कि वो मतलब बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं करते, क्योंकि बीट खत्म होते ही कोशिश होती है फौरी तौर पे उस पे चले जाए कॉटन पे। तो मैंने ये देखा है कि जहाँ पे हमारी हार्ड पेन डेवलप हो गया जिन एरियाज में, खासतौर पे खाने वाले की मैं बात करूँ, इसी तरह और इलाकों में, वहां पर हार्ड पेन ये होता है कि आपकी जमीन की, चूंकि मुसलसल ट्रैक्टर चल के या मुसलसल राइस आपने काश किया, जो भी किया, तो अमूमन हमारे हल जो है ना 1 फुट से ज्यादा गहरे नहीं जाते। तो हमें हार्ड पेन तोड़ना बड़ा बुनियादी है। तमाम काश्तकारों को चाहिए कि वो गहरा हल चलाएं, सब सॉइलर चलाएं। राजा हल भी होता है, डीप डीजल होता है, जो भी नाम इसका दे लें, हम उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, कि अगर वो 3-4 फुट अगर गहरा हल चलाए तो आपका हार्ड पेन टूट जाएगा। उसका मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये होगा कि आपका फौरी तौर पे तो एक पानी तो बड़ा ज्यादा लगेगा, उसके बाद आपका पानी की डिमांड कम हो जाएगी फसल की। फिर उसके अंदर आपकी रूट, क्योंकि जो कपास है आपकी, उसने चलना होता है आपकी रूट के हिसाब से, कपास की रूट कितनी है। अमूमन मैंने देखा है फील्ड में कि लोगों की कपास की रूट 1 फुट के नजदीक करीब करीब होती है, अगर आप तमाम किसान देखें। लेकिन अगर जमीन पोरस है और उसमें पानी नीचे जा रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो वहां 3 से 4 फुट चली जाती है। जब 3 से 4 फुट जाएगी जमीन गहरी, तो शदीद अगर बारिशें भी आ गई हैं और पानी निकालने में कोई डिले भी होगा, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना 1 फुट रूट वाली कपास पे करेगा। तो नंबर 1 तो यही है कि जब भी कपास को आप काश करें, उससे पहले हार्ड पेन तोड़ें, एक डीप चलाएं, और फिर उसके बाद आप उसमें जाहिर है जो हमारी रिकमेंडेशन होती है डीएपी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी आपने कल भी मीटिंग की थी कि अभी इस हालात ये बन रहे हैं कि हर चीज महंगी हो गई है, डीएपी महंगी हो गई है, यूरिया महंगी हो गई है, तो कंपोस्ट की तरफ जाए। मैं अभी देख रहा था सावी का एक इसमें पिछले प्रोग्राम में देख रहा था कि सावी आप ही लोगों ने लॉन्च किया हुआ था कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और कंपोस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। दैट इज वेरी गुड। मैं सजेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि वो प्रोग्राम सर्च करके यूट्यूब पे मौजूद है, देख लें। अच्छे प्रोग्राम थे। उनका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी खाद की जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि होता ये है कि हमारी जो हम फर्टिलाइजर जितनी भी इस्तेमाल करते हैं वो 20 to 30% कंज्यूम होती है, बाकी सारी फिक्स हो जाती है, इन 70% लॉस होता है। और दूसरा मसला ये है कि हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ना होने के बराबर है, 0.5 to 0.8 तक है, तो जो कि बहुत थोड़ा है ये किसी भी मुल्क के हिसाब से देखा जाए। और उसका एक वजह ये होती है कि हम अमूमन अपनी फसलों को जलाते हैं। जब जलाते हैं तो ऊपर वाली जो रस्ट होता है इसका सॉइल का, उसमें ही सारा हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसलों की बढ़ोतरी के जरूरी हैं, वो भी जल जाते हैं। एक तो जलाने वाला काम बिल्कुल बंद कर दे किसान, आप उसका डबल नुकसान कर रहे होते हैं, एक अपनी आने वाली फसल का और एक मौजूदा जो सॉइल आपकी है, सॉइल के ऊपर ही चलना होता है। तो इसमें पहला स्टेप तो यही है कि आप जमीन तैयार करें, उस पर लेवलिंग करें, और फिर उसको जिस जो तरीकाकार जिस मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकाकार बताए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए उसे काश करें। अगर लैंड तैयार नहीं है तो आपका समझे कि वेस्ट शुरू से पहले दिन से आपका नुकसान होना शुरू हो गया। जी सर, मैं यहाँ तो पे एक उन आपसे, सॉरी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बात ही जमीन से शुरू होती है, तो जमीन जो है फिर वही आगे लेके जाएगी, उसकी पौधे की सेहत को लेके जाएगी। जमीन माँ है, जड़ वहां से उसको खुराक मिलती है। तो वहां पर ये अक्सर हम बात करते हैं, क्योंकि अब एक ये साइंटिफिक डिबेट हो जाएगी कि एक वो जीरो टिलेज की भी बात हो रही है, नो टिलेज की बात हो रही है, कि आप जो है अपनी जमीन को कंजर्व करें, मॉइस्चर को। लेकिन ये आपने हार्ड पैन वाली भी बात की है। तब हार्ड पैन के लिए हमें हर साल तो नहीं हल चलाना है, कुछ 3 साल 4 साल बाद, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइए। इसमें जो हमारा फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे सामने नॉलेज अभी तक स्टडीज है, एक दफा चलाएं 5 साल के लिए काफी रहता है। 5वें साल आपको दोबारा डीप जो सब सॉइलर चलाना पड़ेगा, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ती। तो पानी की, क्योंकि इसमें फिर जब आप हार्ड चलाते हैं तो उसके नीचे पोरस होती है, तो उसको पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी आपका कम हो जाएगा। अगर थोड़ा अखराजात हो जाते हैं तो 5 साल आपको भरपूर फसलें दे देगा। तो ये बहुत आपने अच्छी बात की कि हमने 5 साल बाद अगर कर लें, और उससे हार्ड पैन जो है वो ब्रेक होएगा, आपकी रूट सिस्टम और उसके जो बैक्टीरिया हैं सॉइल के। मेरे साथ अभी काफी सारे कोलीग और भी हैं। इमरान यहाँ पे, इमरान आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहें, हम आपको सर डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि ये बैठक होती है जिसमें कोई भी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली अभी वो लाइव हमारा फेसबुक पे नहीं जा रहा, वरना अभी सवाल आ जाते।
जी इमरान, आप पूछना चाहेंगे सर से इसी स्टेज पे कोई क्वेश्चन? इमरान आप म्यूट हैं। इमरान है, शकीला है हमारे साथ, शकीला बल्कि लैया से हैं। शकीला अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम अगेन। शकीला, आप चूंकि फार्मर के साथ काम करती हैं, तो ये क्या जिम्मेदार के जहन में ये चीज होती है? उसने उसको फिर आजकल चूंकि हर बंदा जल्दी में है, क्योंकि उस वक्त गंदम की कटाई हो रही होती है और आगे उसने जो है जल्दी से लगानी होती है कॉटन, तो क्या जिम्मेदार के जहन में ये चीज होती है या किस तरह उसे इस चीज का फायदा बताया जाए? जी शकीला, आप पूछें कुछ। मेरा ख्याल है वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी मेरा क्योंकि ताल्लुक लैया से है और लैया तो है ही एक ज़रई इलाका, तो देखिए फार्मर्स जो होते हैं वो अपना जो भी उनकी फसल होती है उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने प्री प्लानिंग की हुई होती है और सारा वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। बट अभी जो सिचुएशन है, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब से अभी ये ज़ाहिर है इनको पता है कि जो अभी सैलाब की सूरत हाल है और हमारा जितनी भी फसलें हैं उसमें वो सब अफेक्ट हुई हैं और डेफिनेटली कपास भी हुई है। तो उसके लिए हम फार्मर्स को और ख़ास तौर पे जो फीमेल फार्मर्स हैं वो उसको अब रिवाइवल की तरफ या उसको बेहतरी की तरफ वो किस तरह से हम उनको वो कर सकते हैं ना, उनकी जैसे मेंटल जो है ना उनकी हेल्थ या जो मेंटल उनका जो एक सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं कि हम उन फार्मर्स को दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके आए। तो उसमें भी थोड़ा सा आप करें कि कोई इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट के या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले और आसानी मिले। हाँ जी शुक्रिया बिल्कुल। शकीला, इसमें ओवर टू यू सर। इसमें मैं आपको इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक तो इसको हम अभी हमारा सर्वे कंप्लीट होने वाला है जो कि सैटेलाइट प्लस हमारा अर्बन यूनिट है, उसके पिछले साल जो थी कपास की फ्लड से पहले की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल, फिर इंडिविजुअल ग्रोअर्स। तो हमारा उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी उसमें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रहे हैं कि कोशिश ये है कि इन इलाकों में खासतौर पर जहाँ फ्लड का दो बड़े डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं वहाँ किसी भी तरीके से सीड जो है वीट का वो जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए और उसको कंसेशनल रेट्स पे या मोस्टली प्रोबेबली कहीं फ्री भी हो। फिर हमारी एनजीओ से बात हुई, अभी इस मीटिंग से पहले हमारी मीटिंग चल रही थी हेल्पिंग हैंड के साथ, यूएसएड का ये फर्दर विंग है। तो हमने उन्हें ये सजेस्ट किया है कि आप पॉकेट्स ले लें या हमारे पास जो बन रहा है उसमें से जहां भी आप करना चाहते हैं, डीजी खां में इंटरेस्टेड थे, हमने उन्हें यही सजेस्ट किया है कि आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीड दे दें वीट का, और उनको जहाँ पे 2 बोरी डीएपी रिक्वायरमेंट है 1 बोरी अगर आप दे सकें फ्री और 1 बोरी यूरिया, क्योंकि फ्लड के जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि मिट्टी अपने साथ लाता है बड़ी जरखेज, और वो जरखेज मिट्टी अगले कम से कम 2-3 साल के लिए आपको बड़ी मुफीद साबित होती है, और खासतौर पर बीट और ये अगले कपास जो आएगी ये बम्पर क्रॉप्स हो सकती हैं। तो वो भी उस पर एग्री कर गए और वो आज डीजी खां जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे सरकारी वसाइल हैं, हमारी एनजीओ है और भी एनजीओ से हम कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनको भी इधर ला रहे हैं ताकि किसानों को कम से कम सीड मिल जाए। और इस साल के बाद डेफिनेटली पूरा ज़ाहिर कॉटन का लॉस तो कॉटन ही पूरी करती होती है, ये ट्रेडिशनली हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो वीट सीड होगा इसके बम्पर क्रॉप आने से, और गवर्नमेंट ने इस पे 3,000 का जो अनाउंसमेंट अब तक पर मन की है, तो अगर उसमें अगर हमारी एवरेज 35 मन साउथ में आती है और इन इलाकों में इसके बाद फ्लड के बाद ये एक्सपेक्टेड है 50 के राउंड अबाउट चली जाएगी, एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। ना सिर्फ ये कि उनका अखराजा बल्कि अच्छा प्रॉफिट होगा और अगले साल के लिए बेहतर सिचुएशन में चले जाएंगे। वी आर वेरी मच होपफुल कि इस साल अगर आगे वही मसला क्लाइमेट चेंजेस क्या कहती है उसके बारे में अभी एडवांस होगी बात करना, क्या डिस्टर्ब करेगी, लेकिन अगर कोई बड़ी चेंज नहीं आती तो नेक्स्ट क्रॉप बम्पर होगी इंशाल्लाह हमारी गंदम की इलाकों में। पर सर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने अगेन किया कि वही हम सब ने मिलकर काम करना है। ये चूंकि क्लैमिटी है, नेचर की क्लैमिटी है, दुनिया सारी जो है इस सारे मामले को, पाकिस्तान में भी, यहाँ यूके में बहुत डिस्कशन होती है, पाकिस्तान का जो फ्लड है एक आई ओपनर है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के लिए। जैसे शकीला ने बताया कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो इसमें सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो छोटा जिम्मेदार है। तो छोटा जिम्मेदार जो होता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो छोटे जिम्मेदार के लिए मतलब जिसके पास मशीनरी भी नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है सर?
देखिए मैसेज यही है कि एक तो जैसे मैंने बताया हुकूमत सपोर्ट करने जा रही है और क्रॉप्स के हवाले से गवर्नमेंट पैसा भी शिफ्ट करेगी, इन किसानों को देगी। उनकी जो भी क्रॉप्स थी उस पर अभी मेजरमेंट करें कितना पैसा देना है, फिर उनमें जो इनपुट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगी। तो ये छोटा जिम्मेदार इंशाल्लाह इसमें बेहतर अंदाज से, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जिम्मेदार चाहे छोटा या बड़ा है उसको सादा इन सूरत हाल में फौरी तौर पे अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे वो कहते हैं कि लोगों को आप फिश ना दें, फिश पकड़ने का ही मेथड दें, तो हमारी कोशिश यही है कि उनको सीड मिले ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सके तेजी से। सीड ही बुनियादी चीज़ है। और छोटा जिम्मेदार जो है वो तो और बेहतर अंदाज अगर मैनोरिंग तैयार कर ले, वो 1-2 महीने का प्रोसेस होता है, अभी टाइम है, तो उसको जो फर्टिलाइजर की जरूरत है मेरे ख्याल वैसे ही ना होने के बराबर हो जाएगी, 1/4 पे चली जाती होती है डिमांड। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, मेन उसका फोकस ऑलरेडी हमारा छोटे किसानों पे है। हमें बिल्कुल बहुत अधिक, क्योंकि हमारा 84% है ही छोटा किसान, जिनकी 7 एकड़ से 8 एकड़ से कम है। तो मेन जितनी पॉलिसी बनती है उसका मेन फोकस छोटा किसान होता है। ये सब छोटा किसान कह रहे हैं, किसान तो किसान ही होते, छोटे कोई नहीं होते, बड़े ही होते हैं, लेकिन मेन फोकस यही है कि जिन पे स्मॉल होल्डिंग स्मॉल है। जी, जी। शुक्रिया। अच्छा, आई थिंक उस पे हम जो कि वीट पे अभी थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाएंगे, मैं जरा पहले कॉटन को अभी थोड़ा सा और देखना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाई कितनी हो चुकी है और अभी कितनी चुनाइयां बाकी हैं। तो अभी हमें क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी है कि हम वो आखिरी जो से कहते हैं ना ड्रॉप तक जो है ना उसको बेनिफिट ले सकें कॉटन का? क्या पानी लगाना रोक दें, पानी लग रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। इसमें इस दफा अभी कॉटन के बारे में हम और आप जानते हैं कि ये परीनियल किस्म का परीनियल क्रॉप मतलब पौधा है। अब इसकी हमने बहुत सारी डोमेस्टिकेशन कर ली है, हम इसे कोशिश करते हैं कि सीजनल हो जाए, और लेकिन उसका जेनेटिक जो मेकअप है वो हम अभी तक साइंसदान हमारे बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अब रूटीन में आप देखिए किसानों को रूटीन का तजुर्बा है, अगर किसी खेत को छोड़ दें अगले साल तो उसमें से फिर उसकी जड़ों में से दोबारा कपास निकल आती है। तो हमारे बहुत से किसान इस वक्त अपनी कपास को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी फ्रूटिंग हो रही है। तो जब एक्सटेंड करेंगे उसमें उनका ये रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में। तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई अगर फर्ज करे 5 मन 6 मन भी मिल जाती है दौरान में, तो दैट विल वर्क लाइक एनीथिंग, कि उनको मजीद उसमें सपोर्ट आ जाएगी, जो बेहतरी कपास की क्रॉप में उनके लॉसेज वगैरह नहीं होंगे। तो बाकी इसमें जो आखिरी चुनाई की बात है वो तो किसान ने डिसाइड करना है। लेकिन जो चुनाई में मैं एक अर्ज कर दूं कि जब भी चुनाई करें, हमारी कपास का ये मसला आता है कि उसमें सफाई का एलिमेंट नहीं होता हमारी कॉटन में, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बुरी मार खाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मतलब चुनाई करने वालों को, अगर वो खवातीन जो भी चुनाई करती हैं, या मशीनें तो यार अभी हमारे यहाँ नहीं चलनी शुरू हुई इसकी चुनाई की, तो जो खवातीन करती हैं वो उनको एक तो सूती कपड़ा सर पे बांधना चाहिए ताकि बाल उसमें मिक्स ना हो, और सूती कपड़े में ही वो सारी चुनाई इकट्ठी की जाए, और उसके बाद उसे और मौसम का ख्याल रखा जाए। अगर बारिश हो गई रात तो सुबह चुनाई ना की जाए। अगर बारिश नहीं हुई तो मतलब आपको देख के कॉटन के गीली ना हो, और इसमें टाइम देख के उस टाइम पे 10-11-12 बजे जब धूप आ चुकी होती है, खुश्की हो चुकी होती है, उस वक्त करें। और इसको कोशिश करें कि अगर आपने सीड भी बनाना तो वैरायटीज को मिक्सअप ना करें, अलग अलग उसमें से रख के करें, उसका आपको सीड निकालने में बचाने में बेहतरी आएगी। तो आखिरी चुनाई पे जब आप जाएं, अभी उसमें पानी, अब ये बात है कब होगी वो इस दफा डिसाइड यही कर रहे हैं। हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आपने, चूंकि अभी नवंबर, क्योंकि हमारे पास ये तजर्बात हम पिछले सालों में किए हैं कि वीट को अगर आप साउथ पंजाब में खासतौर पर, अपर में भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 2 साल करते रहे, कि 10 से 20 नवंबर के दरमियान अगर आप कास्ट करें तो एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक कैच आ जाएगा कि अगर नवंबर में भी एक्सटेंड करते हैं कुछ किसान तो देन व्हाट। तो उसमें हमने अपनी इस दफा एडवाइजरी ये जारी की है कि खड़ी कपास में 0 टिलेज पे आप इसे कर लें गंदम को काश्त, क्योंकि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो ज़ाहिर लेट कर दे, लेट करने में आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप 10 नवंबर को या 15 नवंबर को 0 टिलेज पे कर लेते हैं और 30 दिन के बाद 15 दिसंबर तक भी आप इसे एक्सटेंड करते हैं, तो आखिरी चुनाई आपकी 15 दिसंबर पे जब आ जाएगी, 1 महीने की जब गंदम आपकी हो, उसमें जब चुनाई होगी लोग फिरेंगे तो उसका जो ऊपर वाला मेरिस्टेम है वो टूट जाएगा और उसकी मल्टीपल टिलेज हो जाएगी। तो आपकी प्रोडक्शन में उसमें भी इजाफा होगा। हमने ये एक्सपेरिमेंट लास्ट ईयर किए हैं।
आपका जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो नुकसान, वो बचत हो जाएगी आपके ट्रैक्टर चलाने की, हल चलाने की, और उसमें ये होगा कि आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा। तो ये करना पड़ेगा ताकि आपको ये, अच्छा, और आखिरी चुनाई से पहले मैं एक और अर्ज कर दूं, जब आप आखिरी चुनाई कर लें और उसके बाद दो चीजें होती हैं, ये कई कई किसान हमारे जाहिर है उसमें जो उसका जो होते हैं छड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, उनको स्टिक्स को सेव करते हैं ताकि पूरा साल उसे जला सके। लेकिन उससे पहले आप उसमें बकरियां चराएं, लाजमी है। बकरियां जब चराएंगे तो हर वो बॉल जो जरा सा भी ग्रीन रह गया है, वो ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि आखिरी चुनाई में बहुत से इसलिए ओपन नहीं होते कि उनमें आपका पिंक बॉलवर्म उसका लार्वा चला जाता है, तो उनको सारों को बकरियां खा जाएंगी। अगर बकरियों का मसला बन रहा है, आपको अवेलेबल नहीं आ रहा, तो फिर आप जो चुनाई कर रही है उनसे अलग से करवाएं। उन जो आपके टींडे अभी ओपन नहीं हुए उनको अलग से चुना के उन्हें काट के उन्हें दबा दें, ताकि उसके अंदर जो भी लार्वा, और गहरा 2-3 फुट करके दबा दें, या ऊपर कोई सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह फेंक दें, या उन्हें बेच भी सकते हैं, ये हमारे भट्टों में बिकते हैं, तो बेच देंगे तो वो सारा पिंक जो है ना उससे उससे आउट हो जाएगा। अगर आपने पिंक वाले बॉल्स के साथ इसे अगर चिड़ियां काटी, तो ये समझे कि अगली कपास जब आएगी तो इसका बिहेवियर बड़ा ऑड होता है पिंक का लार्वे का। ये 6 महीने सोया रहता है, 6 महीने बाद ये इसने दोबारा जब जागना है तो उसको कोई ना कोई कपास, अगर तो उसे कपास अवेलेबल नहीं है तो उड़ेगा वो पिंक, उसमें परवाने बन के निकलेंगे, तो उनकी सोसाइटल इमरजेंसी उसे हम कहते हैं कि उसको हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। अगर उसे मिल गया, उसको होस्ट कपास से मिल गई, तो वो डेफिनेटली उस पर अटैक करेगा। और वो उस वक्त ये नहीं देखेगा कि अल्लाह रखा की कपास थी, या बशीर ने अपनी स्टिक्स ऐसे रखी हुई थी वहां से निकला है और साथ अहमद की कपास पे हमला कर दिया, तो वो ये नहीं देखेगा, वो सिर्फ कपास ही देखेगा। इसलिए पूरे गांव में आप नजर रखें कि जो शख्स भी बगैर उसको टीनों के कपास की छड़ियां काट रहा है, तो वो समझे आपकी आने वाली कपास के लिए खतरा है। उसे हर सूरत में रिमूव करें, ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम हो, क्योंकि इमरजेंस तो इसने अटैक तो करना ही करना। हमारा मेजर पेस्ट इस वक्त है ही ये पिंक गुलाबी सुंडी है। अगर गुलाबी सुंडी से आपने बचना है तो ये पहला स्टेप है कि आप उसको टीनों को रिमूव करें। हम पिछले साल पूरी एक्सरसाइज भी की, पिछले साल भी हमने लोगों को बात की, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमारी बात नहीं पहुंच सकी। किसानों ने जब वो इकट्ठा कर लेते हैं तो एक ढेर बना लेते हैं, तो हमने फिर ये किया कि हमारा फील्ड के लोग जा जाके किसानों को कन्विंस करते थे कि यार इस ढेर को इस तरह ना, पहले तो ढेर इस तरह बनाना ही नहीं चाहिए, इसको छड़ियां खड़ी करके ढेर बनाएं, आप ऊपर पाइल अप ना करें। उससे ये होता है कि वो जो बहुत सारा पिंक जो है ना वो वैसे ही आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, सोसाइटल इमरजेंसी पे डेथ हो जाती है। और दूसरा उसमें आपने ये हम ये करवाते रहे कि उनको उनके ऊपर हम ये बोटेनिकल का स्प्रे, खासकर टोबैको का और कोर्टोबाइन का कराते रहे, ताकि उनकी जितनी डेथ हो सके। तो और कई जगहों से हम रिमूव भी कराते रहे, जब ढेर पड़ा होता है उसे हटाते हैं तो बहुत सारा नीचे बॉल नीचे ड्राई होके पड़े होते हैं और उसमें पिंक का लार्वा मौजूद होता है। तो यदि पहला स्टेप, हम बल्कि इसे आईपीएम का भी हम पहला स्टेप कहते हैं कि पहला स्टेप आईपीएम का आपकी आखिरी चुनाई से कपास की शुरू होता है, और उसमें अगर आपने पहला स्टेप कामयाबी से कर लिया तो आपके आने वाले साल के अखराजात भी कम हो जाएंगे, आपका पेस्ट का अटैक भी कम होगा, और आपकी कॉटन की प्रोडक्शन ही बेहतर होगी। अगर पहला स्टेप ही हमने गलती कर दी तो आने वाले साल में, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि आने वाले सालों में भी इसकी कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ने की वजह से लॉस का वो इम्पैक्ट नहीं आया जितना अदरवाइज कीमतें कम होने पे आना था। तो हमें ये उम्मीद है, बल्कि बहुत कभी उम्मीद है कि अगले साल ज्यादा काश्त होगी कपास, बट उसकी अच्छी पैदावार के लिए आखिरी चुनाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने साकिब साहब। आई थिंक क्योंकि ये जो आपका पिंक बॉल वर्म है, ये एक किस्म का कह लें कि कंट्रोल से बाहर है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो आपने बताया ना यही हल है, और ये मजबूत तरीका है। इससे आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम कर लेंगे, और फिर ये आप अपने मुल्क की तरक्की, ये सिर्फ आप अपने फार्म का नहीं कर रहे, आप साथ वाले फार्म, अपने गाँव का, तहसील का, जिले का, उनका लिहाज करें। तो ये जो किस तरीके से आप इसको एरेडिकेट कर दें, आई थिंक एक सक्सेसफुल स्टोरी होगी। हमारे साथ डॉक्टर सबर मलिक साहब हैं माशाल्लाह, ये आपके पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी से हैं। हम इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने ज्वाइन किया हमें। आप जरा हमें एक तो अपनी पिक्चर ऑन करें, हम आपको देखें भी सही। आप हमेशा साहबी के प्रोग्रामों में आते हैं। हम आपसे जरा थोड़ा सा व्यू लेना चाहते हैं कि फार्मर इस
स्टेज पर जो क्रिटिकल जो जैसे अभी साकिब साहब माशाल्लाह ही इज एन एक्सपर्ट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। एक सेक्रेटरी साहब जो है माशाल्लाह पॉलिसी को भी देखते हैं लेकिन दे नो मतलब इनसाइड आउट, तो माशाल्लाह इनकी जो नॉलेज है, मैं बहुत इनसे जो है लाइन सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, और हमारे इस तरह के अगर सेक्रेटरी साहबान आते रहे तो मुल्क विल इंशाल्लाह ग्रो अंडर द लीडरशिप। जी सबर साहब। जी, आई एम ऑडिबल सर? आपकी आवाज आ रही है सर। जी, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी सर। डॉक्टर साहब, आप हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर का हमारा अपना एक फॉर्मल एक्सटेंशन विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, प्रोविंसेस का, तो आप हमेशा एग्रीकल्चर का एक और विंग, सेकंड विंग के तौर पे काम करते हैं, और वो माशाल्लाह बड़ा इफेक्टिव जब से आप काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है आपको जितनी हम मॉरल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकें वो हम प्रोवाइड करते हैं, और जितनी भी और आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को। बाकी आपका फॉर्मल क्वेश्चन क्या था काइंडली? क्योंकि आप तो पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, तो अभी हम जरा पंजाब की बात करते हैं, आप सिंध की बात करते हैं, आप बलूचिस्तान को देखते हैं, तो इस वक्त जो कॉटन की सिचुएशन है और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन अभी हो रही थी, सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि जो कॉटन का जो पिंक बॉल वर्म है वो उसको हमने किस तरीके से इसके जड़ से निकालना है, तो उसके लिए मतलब जो इकदाम हो सकते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है? और जिम्मेदार, चूंकि जिम्मेदार से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को जिम्मेदार, इधर मुझे वहाँ लाहौर में गया तो हमारे एक सक्कर के जिम्मेदार थे, वो मुझे कहते हैं अच्छा वो सावी जो शाम को जिसका प्रोग्राम हफ्ते वाले दिन आता है, तो लोग सुनते हैं। तो चूंकि हमने अभी तक ये कि हम एक अनबायस्ड हैं, हम किसी की प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे, हम जिम्मेदार की भलाई के लिए है। तो जी आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि जो उसका कॉटन बॉल वर्म का जो प्रॉब्लम है उसमें आपकी क्या राय है? जी, हमारा कॉटन प्रोडक्शन में अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स को या लिमिटेशंस को देखते हैं तो डेफिनेटली हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन और कॉन्स्टेंट यही है, पिंक बुलवर्म है। बाकी जितने भी स्ट्रेसेस हैं हर चीज का कोई ना कोई इलाज है, मसलन सीड है, वैरायटी है, वाइट फ्लाई है, इवन एफिड है, जेसिड है, आर्मी वर्म है इवन, तो हर चीज का एक सिंगल पेट सोल्यूशन है। लेकिन अनलकीली ये पिंक बुलवर्म एक कितना वोरेशियस और डेलेटीरियस किस्म का पेस्ट है, लीथल किस्म का पेस्ट है कि इसके अगेंस्ट कोई सिंगल स्ट्रेटजी काम नहीं करती। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि जिस तरह होता है एक बहुत बदनामे जमाना डाकू होता है तो उसको चारों तरफ से गिरना पड़ता है और हर तरह से टैकल करना पड़ता है। तो ये कैसा पेस्ट है कि उसको आपको हर तरीके से हर तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है, सारी एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो आईपीएम की जितनी भी अप्रोचेस हैं वो सबसे ज्यादा इस पेस्ट पे सूट करती हैं, पिंक बुलवर्म पे। और हमें इसी को कॉटन में एक चैलेंजिंग इस वक्त जो मेरे ख्याल में दो चैलेंजेस अगर हम के वैरायटी और सीड्स और उसके बाद दूसरा ये पिंक बुलवर्म्स, यही दो चैलेंजेस हैं कॉटन में। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैनेजेबल नहीं है। ये नहीं है कि ये दो चीजें भी मैनेजेबल नहीं है, लेकिन इसमें जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो इसमें हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान। जब इंटीग्रेटेड में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, तो फिर मल्टीपल ऑफिसेज और मल्टीपल एक्सपर्ट्स, मल्टीपल अप्रोचेस उसमें चाहिए होती हैं। तो उस मल्टीपल अप्रोचेस में फिर मुख्तलिफ तरह के रिसर्चर्स और ऑफिसेज और डिपार्टमेंट्स को चाहिए होते हैं जो उनको एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है। तो इस वक्त भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है करंट क्रॉप की अगर हम बात करें तो उन जगहों के ऊपर जहाँ पर क्रॉप स्टैंडिंग है और फील्ड में मौजूद है, वहां पर सबसे बड़ा इस वक्त भी खास तौर पर जो लेट क्रॉप है, एक तो वो क्रॉप्स हैं कि जिनका आखिरी फ्लावर आ चुका है और आखिरी टींडा भी बन गया है, तो वहां पर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्रॉप्स जो लेट है और जिनमें अभी कुछ थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, वहां पर सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने भी आज यही एडवाइजरी इशू की है कि पिंक बुलवर्म्स को मॉनिटर करें। और जिस जगह पे ये डैमेजिंग हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कुछ आपके पास फ्लावर्स या बॉल्स हैं जिनको डैमेज कर सकता है, तो अपने प्रायोरिटी पे कॉटन को अभी इसको डील करना है। पहले पानी को मैनेज करना है, जितना भी अगर आपकी क्रॉप सेफ है, अगर कहीं और बारिश होती है या कोई अभी मॉइस्चर जमीन में मौजूद है तो उसको ड्रेन करना है ताकि क्रॉप
जो हाई रेन वाटर का स्ट्रेस है, हाई वाटर स्ट्रेस है, उससे निकल सके। तो दूसरा आपने इस चीज को बचना है, पिंक बॉलवर्म से इसको बचाना है। तो उसके लिए जितनी भी पॉसिबल अप्रोचेस हैं वो यूज करें। पेस्टिसाइड हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईआरपीएम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया सारे सिस्टम से। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पेस्टिसाइड की जरूरत है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और जुडिशियस इस्तेमाल करें, अनजुडिशियस यूज डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स का नहीं करें। और उसके बाद पेस्टिसाइड के बड़ा पेस्ट ऑलमोस्ट यही रह गया है। बाकी ये है कि फार्मर्स ने और जिस चीज पे स्ट्रेस करना है वो क्वालिटी ऑफ कॉटन है। ऐसे ये हमारी जरूरत नहीं है कि गार्बेज लाइक कॉटन वो प्रोड्यूस हो। तो आपको जब इस तरह के हालात हैं कि हालात मॉइस्चर बहुत ज्यादा है और जो कॉटन का काली होने का प्रॉब्लम है, फंगस का प्रॉब्लम जो बड़ा है, थोड़ा सा व्हाइट फ्लाई लास्ट टाइम ज्यादा होने की वजह से, तो उसको बचाना चाहिए। जो ज्यादा मॉइस्चर है कॉटन, मॉइस्चर वाली कॉटन वो पिक ना करें। बिल्कुल साफ सुथरी कॉटन जितनी आप पिक कर सकते हैं इतनी अच्छी कॉटन आपकी मार्केट में अच्छी प्राइस आपको देगी और आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। तो इसकी पिक का और इसके स्टोरेज का खासतौर पर वो आप एहतियात करें, चूंकि बहुत ही शॉर्ट है। पाकिस्तान में कॉटन ऑलमोस्ट हम हाफ फिगर पे है इस दफा प्रोडक्शन के हिसाब से। तो जितनी है उसकी क्वालिटी पे जितना आप पहले नॉर्मल स्ट्रेस करते थे, अब हम डबल फार्मर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको स्ट्रेस करें। और क्वालिटी कॉटन पिकिंग के और पैकिंग के और स्टोरेज के जितने भी तरीकेकार हैं जो आपको फील्ड में सारे फार्मर्स को हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में और ट्रेनिंग्स में किसानों को बताए जाते हैं, उनको फॉलो करें। तो आई एम श्योर कि इससे जो जितनी भी हमारे पास इन हैंड कॉटन है वो सेफ हैंड में चली जाए। थैंक यू सबर भाई, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि प्रोग्राम को हमने 20 मिनट्स रह गए हैं तो इसको बिल्कुल आधे घंटे में 20 मिनट में फिनिश करना है। सेक्रेटरी साहब की बहुत मसरूफियत है। तो मैं सिर्फ अब हम जी अब हम डॉक्टर साहब एक मिनट सिर्फ इसमें मैं डॉक्टर सवर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की। हम 2 साल से ये ट्राई कर रहे हैं लोगों को बताने की कि आईपीएम डज नॉट मीन कि नो पेस्टिसाइड। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि आईपीएम मीन मतलब कन्वेंशनल मैकेनिज्म में आपका हर पेस्ट का सलूशन दिया जाता है कि वो पेस्टिसाइड करे, जबकि आईपीएम में इट इज लास्ट डिफेंस लाइन अगेंस्ट द पेस्ट्स। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने अपनी फील्ड में हमने पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट किए, इस दफा हमने 250 प्लाट्स लगाए हुए पूरे पंजाब में, जहां पर अब हमारी एडवाइजरी हमने पिछले साल भी देते, इस साल भी जैसिड के लिए भी हमने पेस्टिसाइड रिकमेंड किए, सिंगल स्प्रे। हमने कहीं थ्रिप्स का ज्यादा सीवियर अटैक है वहां भी। और जो पिंक की बात जब आई है तो हमने कंजेक्टिव 2 या बाद जगह 3 पेस्टिसाइड भी रिकमेंड किए हैं, लेकिन हर दफा डिफरेंट केमिस्ट्री के साथ किए हैं ताकि वो यूज टू ना हो जाए। और इसकी ये भी आईपीएम टेक्निक है कि नॉट अ सिंगल पेस्टिसाइड बार बार दोहराने से वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास पेस्टिसाइड की जो इस वक्त मौजूद हैं मोस्टली के अगेंस्ट रजिस्टेंट, खास तौर पे व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट है, इवन पिंक भी कई के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। तो डॉक्टर साहब ने एक और बात की ये कॉटन काली होने का, तो हमने इस बारे में, ये होती मेनली व्हाइट फ्लाई का हनी ड्यू जो ड्रॉप्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो हमने इसमें ये देखा है कि एक तो बोटेनिकल हमारे जो कोडतुमा, नीम, टोबैको और जो भी इसमें हींग और एक आध और ये अख, इनको हम शामिल करके जब मिक्सचर बना के इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट। कम से कम उसके निम्फ को डेवलप नहीं होने देता ज्यादा। जब निम्फ खत्म हो जाता है तो वो अडल्ट उठती फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, जब ब्लैक होती है तो हमने ये देखा है कि सिंपल ये जो हमारा सर्फ होता है इसको अगर डाल के आप स्प्रे कर दें तो वो व्हाइट, उसकी जो ब्लैकनेस है वो खत्म हो जाती है दाई तौर पे। तो बहुत ज्यादा इसमें वरी करने की जरूरत नहीं। बात वही है वरी करने, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पिंक गुलाबी सुंडी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। पूरा इसको मैनेज, जैसे मैंने कहा कि आप आखिरी चुनाई से मैनेज करना शुरू करेंगे तो दैट विल वर्क लाइक एनीथिंग। आप उसमें टींडों को, जो इनका बेड होता है, जो बिस्तर बड़ा सॉफ्ट सा बन जाता है, उससे आउट करें, उसे टर्मिनेट करने से पहले, तो आपके लिए बेहतर बताएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चूंकि हमने बात उसी शुरू में ये की थी, सारी चीजें सारी आपस में इंटरलिंक हैं। ये वो आपने
बहुत अच्छे तरीके से बताया साहब, सबके इसकी अवेयरनेस की बात है। जिम्मेदार ये कहे कि वो जो काम कर रहा है उसकी इनकम नहीं है, लेकिन वो साथ में अपने मुल्क की, क्योंकि आज जब वो ये पैसे जाएंगे अगले लेवल पर, उसकी सड़क, उसकी गांव की सड़क बनेगी, उसके गांव में अस्पताल बनेगा, कल उसके स्कूल बनेंगे, तो इसलिए हमें ये पैसे चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि हम अपनी फसल को इस लेवल का बना के दें। यहाँ पर तो मैं बताऊं, ब्राजील में कॉटन पैदा होती है, तो ब्राजील में कॉटन एक किस्म का एक प्राइड है, ठीक है, उसको एक लिया जाता है। तो हमें इस सबको इसमें रोल अदा करना है। नहीं डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, आप वीट की तरफ। तो आप गंदम की कौन सी ऐसी किस्में हैं, अभी हमने सीड कैसे प्रिपेयर करना है? तो ज्यादा हमारे किसान अपना घर का सीड रखते हैं। तो मेरी डायरेक्टर जावेद साहब से बात हो रही थी कि जिम्मेदारों को पता ही नहीं होता वो सीड जो रखा हुआ है अंदर से वो खाया हुआ है। तो आप जरा सीड को जो है, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फसल है गंदम, चूंकि हमारी खुराक का वो जरिया है, तो उसके बारे में सारा बताइए स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रह गए। जी सर। हाँ जी, मैं इसमें आपको बताऊं, पिछले सालों में जब 2020 में मैं टेक ओवर किया, उस साल हमने इसको खासा स्टडी किया कि गंदम में हमारा मसला क्या आ रहे हैं। हमारे सामने 3 मसाइल आ रहे थे। पहला ये था रस्ट का अटैक, जो कि फरवरी में होता है। फिर हम देख रहे थे कि ये तेले का अटैक हो जाता है। फिर हम ये देख रहे थे कि लॉजिंग हो जाती है। तो जब हमने तीनों को स्टडी किया तो हमें इसमें एक तो हमने इंटरवेंशन ये सजेस्ट की पिछले साल, उससे पिछले साल भी, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कि आप चूंकि फरवरी के तकरीबन सेकंड और या थर्ड वीक में ज्यादा रस्ट का अटैक आता है, और जब रस्ट का अटैक आता है तो वो आपका करती क्या है कि आपके जो पौधों की स्ट्रेंथ खत्म कर देती है, और जो सीड है आपका जो उसकी फ्रूटिंग होती है वो श्रिवल हो जाता है, दाना जो श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से वेट सही नहीं रहता, और फर्दर वो यूज की बहुत अच्छी नहीं रहती, इस्तेमाल में भी इतना उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता, और उसकी फर्दर बीज के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो हमने इसमें इंटरवेंशन, एक तो हमने ये सजेस्ट किया था कि जो भी आपने कास्ट करनी है 10 और 20 नवंबर के दरमियान कास्ट कर ले। और गवर्नमेंट को हमने सजेस्ट किया था, कुछ वैरायटी ऐसी थी, सहर थी और कई वैरायटी थी, उनमें नाम अब नहीं बता फौरी तौर पे, कि वो कुछ 8 वैरायटी कम कम ऐसी थी जो कि प्रोन टू रस्ट थी, और ना से बल्कि वो उनका कद भी बढ़ने की वजह से लॉजिंग भी ज्यादा हो जाती थी। तो हमने ये सजेस्ट किया कि इनको बैन कर दिया जाए। वो पिछले सालों में बैन हो चुकी हैं, अभी थोड़ा सा उसका मौजूद है। लेकिन जो बेहतरीन वैरायटी हमारे सामने आ रही है उनमें चंद एक के नाम मैं बता देता हूँ। ईश्वर अकबर है 19, हमारी रिंकोल है, सादिक है, भावलपुर की अच्छी वैरायटी है, इसी तरह नवाब है। ये वो वैरायटीज हैं जो रस्ट के खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है, इनके अंदर रेजिस्टेंस है और अटैक, और दूसरा ये है कि इनका यील्ड भी फिर अच्छा आता है। तो ये वैरायटी जनरली, और रिंकोल में खासतौर पर जिंक है। इसके अलावा और भी चंद एक वैरायटीज है जो हमारा डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा होता है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होता है। फैसलाबाद 8 को हम रिकमेंड नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम वो करके ये प्रोडक्शन समटाइम ज्यादा आ जाती है, लेकिन उसमें वो प्रोन टू रस्ट है। इस तरह की वैरायटीज आपको जो महकमा रिकमेंड करता है, तो उसके तवज्जो से आप देखें और उन्हीं को फॉलो करें जो आपको एक तो प्रोडक्शन भी ज्यादा दे और बीमारियों के खिलाफ उनके अंदर रेजिस्टेंस भी हो। तो ये सजेशन हमारी चल रही होती है। 2-4 मैंने नाम बता दिए, बाकी हमारा फील्ड ओपन है, तमाम लोगों के लिए मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, उस पर हम जो है ना आपकी जो वैरायटीज होंगे उसके ऊपर एक सावी पूरा एक प्रोग्राम करके तो दिखा देगी, जिम्मेदार उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी जी जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये है कि आप अपने घर का, कई कई कहते हैं जी मैंने घर का सीड रखा हुआ है, तो आप घर के सीड को कैसे प्रिपेयर करना है उसके जरा स्टेप बताएं, कि जैसे सुखाना है उसको, तो आप जरा थोड़ा फिर उसको दवाई तक लेके जाएं, प्लीज जरा बताइए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। उस सीड को जाहिर, जब हमारी गंदम से सीड फाइनल पे आ रहा है तो अमूमन ड्राई होता है। तो कोशिश ये करें कि उसको इस अरसे में, मतलब आप खराब ना होने दें, उसे नमी ना आने दें, ऐसी जगह पे सेफ कर रखें जहाँ पे उसमें प्रॉब्लम ना आए, नमी खास तौर पे उसमें ना आए, और बाकी उसके अंदर जैसे वो होता है फिनाइल विनर वो लगा के रखें। और जब उसको सीड के लिए इस्तेमाल आप अगर आप करना है तो उसमें हमेशा हर दफा जो रिकमेंडेड पॉइजन्स हैं उनका इस्तेमाल करें उनको, ताकि वो, क्योंकि जब सीड आपके जमीन में जाता है तो 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म वहां पे होते हैं। एक वो होते हैं जो इनको पौधे को उसमें डेवलपमेंट में बढ़ोतरी में मदद देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो खाते हैं पौधे, उसको बीज को खाते हैं और उनकी खुराक होती है। तो जब आप जहर लगा देंगे तो आपका ये पौधा उससे बच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसको जहर लगा के बकायदा इस्तेमाल करें, उसके बगैर इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके पास चांस हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अगर आपकी जमीन हार्ड है तो अगर ये वीट चल जाती है, वीट में बहुत सीवियर मसला नहीं आता, लेकिन
अगर आप उसको डीप्लोइंग कर लेंगे, गैर हाल चला लेंगे, तो उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। हमने जितनी भी हमारे ये हमारे मॉडल फार्मर्स होते हैं जहाँ पे हम लगाते भी हैं और हमारा एक्सटेंशन भी उसे सुपरवाइज भी करता है, तो हमारा ये देखा कि अगर प्रॉपर आपने जमीन भी तैयार की है और प्रॉपर सीड भी प्रॉपर है, वैरायटी भी प्रॉपर आपने ली है, उसको आपने 3 पानी की फसल है, 3 से मैक्सिमम 3.5 आप कर ले, चौथे पानी की ऐसे जरूरत नहीं होती क्योंकि बाद चौथा पानी भरपूर लगाने से फसल कम हो जाती है। तो हमने ये देखा कि उन जगहों पे ये अगर 3 चीजें आपने जमीन की प्रिपरेशन प्रॉपर उसमें खादें डाली है जो रिकमेंडेड है, डोज उसके हिसाब से आपने उसका सीड का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, तो आप 50, 60, 70 तक भी लोग चले जाते हैं बड़ी आसानी से, बगैर किसी बहुत ज्यादा तकलीफ के आसानी से ले सकते हैं। और रेट भी अच्छा हो, जिस तरह इस दफा है, तो डेफिनेटली 40 मन भी अगर आ जाए तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाता है। अच्छा, उसमें सर बताइए कि हम जो कि अभी भी हमारे मेजॉरिटी जो जिम्मेदार हैं वो छट्टे से करते हैं। मैं मतलब खुद भी एक छोटा सा जिम्मेदार फैमिली से तलक है, तो ड्रिल होती भी है, जिम्मेदार थोड़ा जल्दी में होता है, पता नहीं उसको जल्दी क्यों होती है ठीक है तो वो कहता है जी मैंने छटा कर देना है। तो आप जरा इसके बारे में बताएं कि जो प्लांट पौधे की जो तादाद वो पूरे करने के लिए सीड ड्रिल की कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, उसकी कितनी अहमियत है। अच्छा, फिर हमने जो पिछले साल थोड़ा सा एक जिम्मेदार हैं आपके शेखुपुरा में, उन्होंने अपने धान के बाद वीट लगाते हैं, तो वो पटलियों पे लगाते हैं। तो जैसा कि पिछले साल कई जगहों पर चूंकि हीट की वजह से आपकी पैदावार कम हुई है, लेकिन उस जिम्मेदार की जो है तकरीबन कोई 15 से 20% ज्यादा होगी। और उन्होंने आपकी रिकमेंडेड वैरायटीज जो आपने बताया अकबर है और ये जो गैलेक्सी है या ये वाली उन्होंने लगाई थी। तो आप जरा इसके बारे में बताइए क्या कि सोइंग का मेथड क्यों जरूरी है सर? देखिए, छठे की दफा तो हम खुद जहाँ पे अगर कॉटन एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड करना चाहते हैं, नवंबर से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उस स्टैंडिंग कॉटन में हम भी कह रहे हैं करें। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड, अगर ये पॉजिटिव भी है, कॉटन में अगर आप छटा देंगे और उसमें बाद में चुनाई होगी, तो इसकी पॉजिटिव ये आएगी कि आपको मतलब हमारे जो एक्सपेरिमेंट हुए तो 1 मन का फर्क पड़ जाता है पर एकड़। और लेकिन जनरली इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब छठा होता है तो उसकी रूट्स गहरी नहीं जाती, ऊपर रहती है। तो जब आपको पता है कि हर साल हमारा मार्च अप्रैल में बारिशों का एक छोटा सा प्री मानसून आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लॉजिंग हो जाती है। जब आपकी कॉटन, आपकी जो वीट है वो लॉजिंग होगी, तो उसमें 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक तो वो जब नीचे वाला जो जितना भी लॉजिंग के साथ गिरेगा, वो बीज नीचे वाला जो उसका फ्रूट है वो खराब हो जाएगा। और सेकंड, जब आप उसको वहां से हार्वेस्ट करने लगेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा। अब ये बात, इस चीज का जवाब इसलिए हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि ड्रिल पे जाएं, ड्रिल में सीड नीचे जाएगा। और फिर छठे के साथ और भी प्रॉब्लम होता है कि बीज को आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बहुत परिंदे और ये वो सारी बहुत से परिंदे भी उसको खाते हैं। और इवन हम अगर कॉटन में भी रिकमेंड कर रहे हैं तो इसमें डबल छठा रिकमेंड करेंगे। एक पहले छठा करें, उसके 15 दिन 20 दिन जो भी टाइम है, उसके बाद अगले पानी के साथ मजीद छठा करें, क्योंकि उसका नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे नहीं होते, नंबर ऑफ रीजन से। कुछ परिंदे खा गए, कुछ कीड़े खा गए, कुछ रूट्स प्रॉपर पकड़ी नहीं, तो इसके प्रॉब्लम ज्यादा है छठे के। बेनिफिट सिर्फ एक हो सकता है कि वो जी उसका बचत हो गई है आपकी हल चलाने की, अदरवाइज इसके बेनिफिट्स कम हैं। जो जितनी भी हमारी बेहतरीन प्रोडक्शन जो आती है वो छठे में नहीं आ रही, बल्कि ड्रिल के साथ आ रही है। आप जहां तक बात है कि उन्होंने अगर तजर्बा किया, उनको अच्छे नतीजे निकल गए, जो पटरियों वाला, तो पटरियों वाले बिल्कुल, मैं हम भी 2 साल तजर्बे हमने 2 जगह किए हैं, हमारे सामने भी ये बात आई है कि पटरियों पे लगाने से बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें 2 आती है। छठे में भी प्रॉब्लम, अगर खड़ी कपास में आप कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम एक आएगा, और इस पटड़ियों में भी आएगा। जब आप हार्वेस्टिंग पे जाएंगे तो आपकी मशीनें जो हैं वो उतनी अच्छी इफेक्टिवली नहीं करती। छोटा किसान तो आराम से हाथ से काट लेगा, मजदूर लगा लेगा। अगर बड़ा किसान है, बड़ी अगर 20, 25, 30 एकड़ पे लगाई है, तो वहाँ मसला आएगा, आपको मशीन अवेलेबल नहीं होगी, मशीन उससे सही चलेगी नहीं, और आपको लेबर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए छठे को हम जनरली रिकमेंड करते हैं, डिस्करेज करते हैं, और हम ड्रिल पे जाते हैं। और ये हमारे तमाम तजर्बात ये रूटीन में बताते हैं कि नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस में आपका ड्रिल के रिजल्ट्स बेहतर हैं छठे की निस्बत। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जैसे मैंने कहा इस दफा हो रहे हैं कि कॉटन एक्सटेंड हो रही है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं ताकि अगर कोई लोग कॉटन पूरी उठाना चाह रहे हैं तो उसको ट्रेड ऑफ के साथ हमारा वीट का टाइम ना गुजर जाए। अदरवाइज वी डोंट रिकमेंड कि छठे पे जाए। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने बहुत तफसील से बता दिया। अच्छा, अब इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर अगेन आता है कि आपने इसके ऊपर सीड आपने अच्छा ले लिया, तरीके अच्छे से लगा ली, ठीक है जी। तो वही है कि हम ये कहते हैं कि एक सोल्यूशन सारे जगहों पे नहीं होता, मे बी वो सोल्यूशन उस इलाके के लिए सूटेबल था, हर इलाके के लिए अपना एक होगा। आपने बहुत
बेहतर तरीके से इसका बताया। हमारे साथ डॉक्टर वकील साहब हैं। अक्सर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि जी खादें महंगी हैं, अब खादों को उसके लिए पहले कैसे लगानी है, तो क्या उससे बेस्ट तरीका क्या है? जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते तो पहले कहता है डॉक्टर का अपना ब्लड टेस्ट लेके आओ, फिर मैं तुहानू दसना कि तुम्हारी क्या बीमारी है। तो जमीन का ब्लड टेस्ट क्या है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कि जमीन की वो आपके डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किया, इसके बारे में बताइएगा कि जमीन की उसकी गजाइत के मुताबिक ही खादें अप्लाई की जाएं तो उससे लॉसेस कितने कम हो जाएंगे। जी इसके बारे में बताइए। ये मुझसे पूछा आपने जी या आपसे वकील सर, साहब? आपसे वकील साहब से मुझसे मैं चिप इन कर लेंगे। वकील साहब आप ऑन है साथ हमारे? हाँ जी 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 डॉक्टर साहब, आप जी वकील जी साहब फिर आप थोड़ा सा बताइए मसले को, फिर हम सोल्यूशन जो है पॉलिसी मेकर हमारे साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं माशाल्लाह ऑनरेबल, और बहुत इनका मशकूर है कि उन्होंने आज टाइम निकाला है। जी जी वकील साहब, डॉक्टर वकील साहब। जी जी थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। असल में यह है कि खादों का इशू पिछले साल भी आया था कि जब डीएपी महंगी है तो फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर ज्यादा जोर देता है कि वो कहता है चलो यूरिया सस्ती है यूरिया डाल दें, तो उस यूरिया को एक्स्ट्रा डालने का कोई बेनिफिट नहीं है और उल्टा नुकसान है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी है और वो जो फार्मर्स के जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी नुकसानदेह है। तो उसका बैलेंस यूज करना चाहिए। अगर वो नाइट्रोजन को थोड़ी कम करके उसमें कोई फास्फोरस डाल ले तो वो उसको बेनिफिट ज्यादा होगा, चाहिए जाए कि वो डीएपी ना डाले और फिर यूरिया के ऊपर ज्यादा जोर दे। तो मेरा ख्याल है फार्मर्स को ये बताना चाहिए कि वो बैलेंस करके फर्टिलाइजर डालें, उससे वो उनकी इकोनॉमिकल यील्ड भी आएगी और उसका क्रॉप को बेनिफिट भी ज्यादा होगा। इसमें मैं ऐड करूं तो जी डॉक्टर जी साहब जी ने जी सही जी ओवर टू यू सर, जी प्लीज। 100% बात ठीक कही है कि बैलेंस कराए, और लेकिन मतलब आई वो सजेस्ट कि उससे पहले जनरली हमारे यहाँ किसान अवॉइड करते हैं, उसकी सॉइल टेस्टिंग कराएं। सॉइल टेस्टिंग में आपके सामने दो तीन चीजें सामने आ जाती हैं। पहला ये आता है कि आपका पीएच लेवल क्या है, फिर उसके बाद ये आता है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, फिर इसके अंदर क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे पीएच लेवल हाई है और 8 मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स कहते हैं 8.5 से हाई होना डेंजरस है, और हमारे पास जो सॉइल के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत से इलाकों में साउथ में हम देखते हैं कि 9 तक है पीएच लेवल, तो वो डेंजरस है। और उसमें फिर ये होता है कि व्हाट टू डू। अब इसमें मतलब बिल्कुल बैलेंस आप रखेंगे मुख्तलिफ खादों का तो वो तो वर्क करेगा, लेकिन आप जैसे डीएपी भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, पहले पीएच लेवल हाई है तो मजीद उसमें कोई इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फास्फोरस बेसिकली रिक्वायर्ड कि आपको चाहिए उसमें। और इससे बिल्कुल सही बात यूरिया की जो बात की, इसका डबल इम्पैक्ट एक तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, एक और इम्पैक्ट ये होता है कि ये यूरिया खाम खा आपके कद को बढ़ाती जाएगी, वो अल्टीमेटली वो कद को बढ़ना जो है ना वो मुफीद नहीं है, क्योंकि पौधे की एनर्जी को सारा आपने कद पे लगा दी और खाद ने लगा दी, ऊपर जब फ्रूटिंग पे जाएगा उसकी फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो बिल्कुल आई एग्री। इसके साथ हमने ये भी देखा, कुछ लोगों ने हम भी एक्सपेरिमेंट किए कि जो पोल्ट्री मैन्योर है वो अगर आप ग्राउंड में डालते हैं और इसके लिए तो उसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। इवन आप अगर आपका ग्रीन मैन्योर है, जैसे आजकल 20 अक्टूबर के राउंड अबाउट जैसे हम देख रहे हैं बरसीन वगैरह कास्ट हो सकता है, अगर आप अभी बरसीन फेंक दें खरीफ फसल में कपास में तो आपका नवंबर से पहले वो 30-40 दिन का इतना वक्फा आ जाएगा, ग्रीन मैन्योर बन जाएगा, उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपके प्रोडक्शन पे। और इसके अलावा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट मनसूबा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने किए हैं, तो उसमें हमारे सामने आया कि बल्कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने कुछ किए हैं। पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी उन्होंने ये जो मोरिंगा होता है जो आपका कॉमन हमारे स्वांजना कहा जाता है, इसके पत्तों का जूस निकाल के अगर उसे पानी के साथ अगर आप 2-3 पानी जो के होते हैं उनके साथ अगर आप मिक्स करके लगा देंगे तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा, खासा प्रोडक्शन में बेहतर आता है। फिर मोलेसिस जो कि ये शुगर मिलों से अमूमन जिसे राब कहते हैं हम पंजाबी में, और ये मोलेसिस मिल जाए वो उसको भी अगर आप 5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें, अगर वो नहीं मिलता तो ब्लैक गुड़ बगैर केमिकल के जो नॉर्मल होता है सादा सस्ता मिलता है वो 5 मतलब आप पानी के लिए 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर उसे पानी में डाल के ड्रम बंद कर दें और 15-20 दिन बंद रहने से फर्मेंटेशन हो जाएगी, उससे जब आप फर्टिगेट करेंगे तो उससे भी आपकी जो है ना खादों की कमी भी पूरी होगी और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे।
थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात जी, की कि चूंकि हमने अपनी वही जमीन की जो है मतलब उसमें जो बैक्टीरिया है उनको, ये बहुत अच्छे, ये छोटे छोटे टोटके हैं, तो मतलब इनसे जो है छोटी छोटी परसेंटेज इससे फायदा, उससे इतने परसेंट, तो मिल के जो है ओवरऑल जिम्मेदार की जो है वो उसकी जो काश्त की जो कास्ट है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदार को एजुकेट किया जाए। और ये अगेन रिसर्च का बहुत रोल है। तो आपने मनसूबा यूनिवर्सिटी का बताया, आपने BZU का बताया, इसी तरह फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है जिम्मेदार की आगाही करें, ठीक है जी, और उसको जो है लिंक भी करें। चूंकि और जिस चीज पे साकिब साहब अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत प्रेस कर रही है वो है कि आपकी एमिशंस क्या हैं पर एकड़, चूंकि ये हमारी वैसे अभी वीट तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन हमारा जो चावल है वो एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर वो पूछना शुरू हो गए कि आपका पानी कितना लगता है और आपकी इस पे फर्टिलाइजर कितनी लगती है, 1 किलो को बनाने के लिए कितनी नाइट्रस ऑक्साइड की मिशन है, कितनी इसकी जो है मीथेन की मिशन है। तो ये आने वाले वक्तों में हमारे पे प्रेशर बढ़ने वाला है। तो इस सिलसिले में पहले से हम जिम्मेदारों को तैयार करें। तो अच्छा, एक थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि जिम्मेदारों के घर में ये जानवर होते हैं, उनकी ये जो गोबर होता है, तो उसको बल्कि हमने अभी पिछले ही हफ्ते एक प्रोग्राम किया था फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब उनके साथ मिलकर, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जिस तरह से जिम्मेदार रखते हैं उसका क्या फायदा होता है? मतलब हम उसको, एक गोल्ड है अगेन, वो उसको हम जाया करें। जी सर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसमें डायरेक्ट डालना जो है ना वो फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें 3 प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ज़ाहिर है जो जानवर कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस के आदमी को समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो जड़ी बूटी खाते हैं, उसका बीज जो होता है उनके पेट में ऐसे ही रहता है, वो डिजॉल्व नहीं होता। वो जब गोबर में आता है तो अगली फसल में डालेंगे तो जड़ी बूटियां बढ़ेंगी। फिर माइट्स के चांसेस में माइट ज्यादा इम्कान होते हैं अटैक होने के, और फिर इसके अंदर अपने कीड़े भी होते हैं उधर पे, वो बहुत सारे, वो भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसका कंपोस्ट बनाया जाए, और उसके लिए आपको कम से कम मतलब जो बेहतरीन से मतलब क्विकली हो सकता है कि वो 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने मिनिमम इसको कंपोस्ट बनने में। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक वो पिट बना के करते हैं, एक इसको पाइल बना के करते हैं। दोनों तरीके वो डिटेल में करने वाले टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन ये वाकई गोल्ड है अगर प्रॉपर्ली ट्रीट कर लिया जाए। अगर इसको मतलब कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ड्राई हो जाए, ड्राई नियर ड्राई हो जाए, 30-40% ज्यादा मॉइस्चर ना हो, फिर वो जब फील्ड में आप इस्तेमाल करके करेंगे तो उसका वो काम करेगा। लेकिन अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया हुआ तो डायरेक्ट डालेंगे तो ये नुकसानदेह है। मतलब पोल्ट्री मैन्योर जो है, पोल्ट्री जो है ना वेस्ट है, वो फिर भी बेहतर है। इसी तरह जो मंडियों में आपको फ्रूट का जो वेस्ट है वो भी बेहतर है, वो डाला जा सकता है। लेकिन गोबर के बारे में हमने ये देखा है कि ये बहुत अदरवाइज डेंजरस साबित होगा। ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि आपके पास जो है ये रिसोर्स है, आप उसे थोड़ा सा अगर मेंटेन कर लें तो उससे आप जो है उसमें बैक्टीरिया, उसकी उनकी पॉपुलेशन ग्रो अच्छी तरीके से हो जाएगी। आपने ये जो जड़ी बूटियों का मसला बताया वो हल हो जाएगा, फिर उसमें जो पौधे की जड़ों को जो ग़िज़ाइयत चाहिए वो बढ़ जाती है। तो ये 2 से 3 महीने का मरहला है, इससे भी कम है, बल्कि वो अगेन एक वीडियो बनी हुई उस पर देख लीजिएगा। लेकिन ये साइंटिफिक बुनियादों पर करना होगा, सिर्फ अंदाजे से नहीं। थोड़ा सा आप समझें, आप एक्सपर्ट से पूछ लें, एक्सपर्ट मौजूद हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, सावी से पूछ लें। अच्छा, मेरे ख्याल में सर टाइम बहुत अब ऑलमोस्ट वी आर जस्ट कमिंग टू एन एंड। तो आपसे बस जाने से पहले कुछ अगेन आप समराइज कर दें कॉटन के क्या हमें जो आखिरी मरहल के लिए क्या तदाबीर थी उनको जस्ट समराइज कर दें, और फिर ये वीट के बारे में, ये दोनों चीजें एक ही गो में हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। साकिब साहब, आप अगेन बैक टू यू। जी बिल्कुल, मैं एक तो आप लोगों का सबसे शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये मुझे मौका दिया सारी बात करने का किसानों से। दूसरा, इसमें बुनियादी बात वही है कि आपकी जो कॉटन की क्रॉप है वो आपकी आखिरी चुनाई से आखिरी चुनाई तक इसकी मैनेजमेंट है। आपने आखिरी चुनाई से करने के बाद हर सूरत में इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि आपकी स्टिक्स के साथ कोई भी ऐसा बॉल ना रह जाए अनओपन ग्रीन या व्हाटएवर कि जिसके अंदर परवाना हो गुलाबी सुंडी का। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके लिए मुमकिन है तो इसके मतलब इसको करने के 2-3 तरीके हैं, ग्रेजिंग करा लें या वैसे तुड़ाई करा लें, और अगर मुमकिन हो तो कॉटन स्टिक्स को इसके अंदर ही रोटावेट कर दें। वो आपकी जमीन की उसमें बढ़ोतरी करेंगी अगली फसल के लिए, उसमें नाइट्रोजन में का मतलब प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि आपकी कपास में फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी। अगर आप उसको सिंगल क्रॉप, अभी की कोई हमारे साइंसदान भी पहले बहुत जगह स्टडीज हो चुकी हैं,
कि जब उसको अगर एनालिसिस करें स्टिक्स का और बचे का, तो हमें नजर आता है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जमीन को जरूरत होती हैं। तो वो अगर रोटावेट करते हैं दैट विल वर्क लाइक एनीथिंग। अगर रोटावेट नहीं करते, छोटे किसानों का मसला होता है, जनरली उन्हें पूरे साल का इसे बचाना होता है, तो हर सूरत में इंश्योर करें कि पिंक के बॉलवर्म ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, कोशिश करें कि लास्ट चुनाई से पहले आप अच्छे पौधों को सिलेक्ट करके अपना बीज तैयार करें। वो अगरचे मतलब क्योंकि अगले साल हमें थोड़ा सा मैनेज हम कर रहे हैं, प्लानिंग हमने कर ली, हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि कमी ना आए, लेकिन फिर भी इम्कान खारिजा इम्कान हम नहीं इसे कह सकते थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपका अपना सीड होगा दैट विल आल्सो वर्क। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसे प्रॉपर तरीके से आप सिलेक्ट करें, प्रॉपर तरीके से उसे सेफ रखें, उसे स्टोर रखें और प्रॉपर तरीके से उसे जहर लगाएं, तब उसके बाद इस्तेमाल करें। और तीसरा ये कि जब अभी जिन लोगों की जमीन में हार्ड पेन है, जहाँ पोरस नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ मेरा है जमीन, जहाँ पे रेतली थोड़े मिक्स है, वहां तो इतना इशू नहीं आता। जहाँ पे पक्की जमीन, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं पक्की हो गई है, अमूमी तौर पे दो वजूहत से होती है कि मुसलसल आप राइस उसमें काश करते रहे, मुसलसल मशीन चलाते रहे, तो 3-4 साल में हार्ड पेन डेवलप हो जाता है, जो आपकी तमाम फसलों के लिए नुकसानदेह है। इवन अगर आपके बागात है, बागात में भी हार्ड पेन बन जाता है। अगर आप उसमें एक दफा सब सालर चला के, गहरा हल चला के हार्ड पेन तोड़ देंगे, उसमें पहला पानी तो ज्यादा लगेगा, लेकिन आने वाले पानी की कंजम्पशन भी कम होगी, आपका उसकी फर्टिलाइजर की कंजम्पशन भी कम होगी, और आपका प्लांट या दरख्त जो भी हैं वो बेहतर आपको प्रोडक्शन देंगे। तो ये मैं इसे इस तरह कंपेयर करूंगा। और जो आगे आपकी वीट आ रही है, जो हमारे फ्लड के एरियाज हैं, वहां पे लाजमी वीट काश्त करें, क्योंकि अगले साल हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वहां बम्पर क्रॉप होने जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। हमारे साथ साइंटिस्ट माशाल्लाह आते रहते हैं। मैं ख्याल मैंने अभी देखा डॉक्टर शाहिद मंसूर साहब डायरेक्टर निपजी हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप हमें कुछ खुशखबरी दें कि क्या आने वाले वक्तों में कौन सी ऐसी वैरायटीज, कौन सी ऐसी चीज़ों पर जो है वो निपजी भी हेल्प कर रहा है, जिससे जो है हमें जिम्मेदारों को हमारी फसल स्पेशली कपास और बीज के जो और जो गंदम के बीज हैं उनमें नेक्स्ट लेवल की जो है इनोवेशन मिलेगी। जी शाह साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें जरा। जी शायद भाई आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर से उन्हें टाइम निकाला है। उनके पास तो थाउजेंड्स जो हैं ईमेल्स और पीछे जो है उनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन्हें हमारे साथ टाइम निकाला है। तो उन्होंने आज पॉलिसी बहुत अच्छी हमें जो है गाइड भी किया, बताया भी है। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था, आप कुछ चीज ऐड करना चाहें प्लीज। जी बिल्कुल। एक तो ये कि जो सबसे पहले तो मैं अभी जब सुन रहा था उसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं रिगार्डिंग के गंदम की क्रॉप से पहले जो है वो हमने क्या क्या काम करने। एक इसमें बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है हमारी निपजी की, जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें ये कि अगर सॉइल के अंदर फास्फोरस मौजूद है ऑलरेडी अनअवेलेबल फॉर्म में, तो ये इसको अवेलेबल कर सकता है। उसकी लिए प्रोडक्ट है, उसका नाम है बायो से फास्फोरस पूल। और एक दूसरी प्रोडक्ट है जो कि नाइट्रोजन के लिए जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, जो बायो पावर के नाम से है। अब ये दो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि इस वक्त जो फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज का खदशा है और डेफिनेटली जो है उसकी कीमतें ज़्यादा हैं, तो ये तकरीबन आपकी जो है वो 20% तक भी अगर आप फास्फोरस मतलब फर्टिलाइजर अगर केमिकल कम डालते हैं तो ये आपके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट है। और इसमें पिछले साल के जो अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ डेटा जो कुछ जगहों पे हमने लगवाई थी, तो उसके एक और जो इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है वो है इसमें कि ये जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर हीट बहुत ज़्यादा आई थी, तो हमारे जो बड़े ब्लॉक थे 1-1 एकड़ के, उसमें बहुत अच्छा हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिला है कि इसने हीट टॉलरेंस में भी हेल्प की। और ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि वेल नोन इसके मैकेनिज्म मौजूद हैं। अब खालिद भाई, तो दूसरी बात है वो है वैरायटीज़ की। तो इस वक्त हमारी एक वैरायटी है NN गंदम 7 के नाम से, वो अभी एक्सपर्ट सब कमेटी ने उसको रिकमेंड कर दिया है। तो वो तो अभी शायद इस साल तो अभी सीड अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह वो जो है उसमें अच्छी एक वैरायटी जो है निपजी के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी। एक और जो बैक एंड पे काम चल रहा है, जिसमें खालिद भाई का भी बहुत अच्छा रोल है, वो है कि वो वैरायटी जिसमें ऐसी म्यूटेशंस हों जिससे यील्ड जो है बढ़े।
तो वो मटेरियल भी अब हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और जो सर मटेरियल वो इतने जो टीवी ते नहीं कहना मनु इन्होंने वलायता ने फड़ के बाहर कर देना है कि इथों दा बी तू पाकिस्तान कलाया है। ठीक है। हाँ नहीं 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 वो ये कि वो वो मैं नहीं अपनी वो जेब में लीगल डाल है, के लाया था। वो लीगल है, नहीं वो वहां से बकायदा हमने जॉर्नलिस्ट से जी जी एग्रीमेंट के मैं साथ मजाक कर रहा हूँ जी। जी 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 बिल्कुल। जी अच्छा दूसरा जो है एक और इंटरवेंशन जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने क्रॉपिंग पैटर्न पे ज़रूर काम करें। और किसानों से ये है कि जी जितनी जल्दी हो सके अपनी बुआई को मुकम्मल करें। ये बहुत ज़रूरी है, वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड है कि जितना आप लेट करते जाते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते से अगर आप शुरू कर लें, बल्कि बहुत सारा डेटा ये भी मौजूद है कि अगर आप इवन अक्टूबर के एंड से शुरू कर लेते हैं, जिस तरह इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, तो उम्मीद है कि मौसम बेहतर होगा। तो ये है कि जितनी जल्दी आप मुकम्मल कर लेंगे तो उतनी जल्दी आपकी क्रॉप जो है वो रेडी हो जाएगी। और ताकि अगर कोई हीट का स्ट्रेस भी आता है तो आप उसको के पास मतलब जो आपकी गंदम है उसको बर्दाश्त कर सके। तो यही है कि जी अपना थोड़ी सी मेहनत कर लें। गंदम की इस वक्त शदीद किल्लत है, अपना दिन रात लगा के जितनी जल्दी आप सोइंग मुकम्मल कर लेंगे वो उतना ही बेहतर है, चाहे कोई भी वैरायटी हो। ये तो बहुत वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जितनी जल्दी आप मुकम्मल करें। तो हम लोग थोड़ा लेट कर देते हैं, मतलब तो उसको कोशिश करें, उसमें सुस्ती ना करें, जितनी जल्दी हो सके नवंबर के पहले वीक में अपना टारगेट बनाए कि जी हमने गंदम की बुआई कर लेनी। कहीं अगर पानी खड़ा है तो उसके लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज वाला एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो कभी किसी वक्त मौका मिला तो वो ज़रूर मैं बताऊंगा। लेकिन बायो फर्टिलाइजर जो है वो निफ्टी से अवेलेबल है, 500 रुपए का एक पैकेट है और एक एकड़ में हम 2 पैकेट जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो 1000 रुपए की आपकी इंटरवेंशन है जिससे आप तकरीबन को 20% जो है ना वो अपना फर्टिलाइजर को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। मैं खैर सेक्रेटरी साहब से फिर ये चूंकि सेक्रेटरी साहब मुझे वाहद माशाल्लाह ये सिविल सर्वेंट लगे हैं जिन्होंने बड़े खुलूस दिल से जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इस तरह की जो बायो फर्टिलाइजर है इनको जो है हमेशा प्रमोट किया है। तो जी आप सेक्रेटरी साहब कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि ये मतलब 1000 का वो बायो फर्टिलाइजर लेके कुछ हमने भी खरीद दफा इनसे लेके कोई ट्रायल किए हैं, अच्छे रिजल्ट हमारे सामने भी आ रहे हैं अभी मेज वगैरह पे, जब बाकी इवन इस पे भी। तो डॉक्टर साहब ये जो अभी लोगों को बताया, आप ये बताएं कि वो राब्ता किससे करें अब बायो फर्टिलाइजर के लिए, और इसका इस्तेमाल करने से कि जो खाद पे है वो रूटीन की फर्टिलाइजर कितनी कम इस्तेमाल होगी, वो भी काइंडली बता दें ताकि लोग आपसे जी राब्ता कर सके। मैं भी कई लोगों को उधर मैं जानता हूँ, वो चाहेंगे राब्ता करना। ज़ाहिर वो आप निफ्टी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरी बात हुई है डॉक्टर अंजुम अली से जो हमारे डीची एक्सटेंशन है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी कैंपेन में इसको शामिल कर लें। और हम अगर वो वहाँ से जितनी भी डिमांड आएगी तो हमारी तैयारी ये होगी कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो फार्मर्स को जो है वो टाइम पे मिले। शाहिद भाई सावी को भी मेरा शामिल कर लें अपनी क्या कहते हैं प्रमोशन में। हम आपसे पैसे नहीं मांगते, पैसे आप देंगे कि हमने अपने तनख्वाहें डॉक्टर साहब देनी। इसमें क्या आप सावी का वहाँ, बहुत डॉक्टर साहब एक मिनट, लेटर से मैं फार्मर हूँ, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ वेबसाइट पे, तो क्या आप फर्टिलाइजर पहुंचाएंगे या वहां से आके पिक करनी पड़ेगी, क्या मॉडल होगा? जी नॉर्मली ये होता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं अगर वो खुद लेकर लेना चाहें वो हमारे गेट से आके ले सकते हैं। और अगर वो बड़ा ऑर्डर है तो वो हम उसको बिल्टी कर देंगे, तो वो वहां से रिसीव कर ले अपने जो भी रिस्पेक्टिव जगह है। मैंने कोशिश की थी, वो कुछ एक थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो नया जो है वो प्रोसेस वो थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको बताइए गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में। तो 2 कंपनीज हैं जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है इसके लिए, इसकी मार्केटिंग और सेल के लिए, लेकिन वो अभी तो इसीलिए मैंने अंजुम साहब से ना खास तौर पे ये किया था क्योंकि गंदम के लिए तो वो 1 महीने में सारे काम होने वाले नहीं है। तो इसलिए जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है तो ये खालिद भाई ने आज बाई चांस आज मौका दे दिया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रमोट करते हैं। इस वक्त जो लास्ट ईयर क्या है तकरीबन कोई 20 से 30% जो है इंक्रीज हमें मिली है। M1 M2 साइट है सर, ये मुजफ्फरगढ़ में हमारे जो शमीम फार्म के साथ मोहम्मद वाला जो है उधर है ये जमीन। तो
हमारे लिए भी बहुत बड़ी हैरत की बात थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि स्ट्रेस टॉलरेंस में भी इसका रोल है, उसके शवाहिद भी हैं, लेकिन जो है ओवरऑल साहब जरा से अपना कैमरा तान करो ਸਾਨੂੰ तो देखिए तो सही ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ 20% अगर इंक्रीज हो जाती है सर मैं छाल मारूं कि आई थिंक दिस इज मैजिक जी जी at a very minimal cost. हाँ जी एज ए फिजिकल कास्ट आई थिंक दिस इज। और ये आपका क्वांटिटी कितनी है, कितने फर्दर करो हम बता दें तो पता लगे मेरा आपको जो 10 बैग है। कुलीग्स के, हाँ मेरा ये कुलीग्स के साथ ये था कि जी आप अपनी तैयारी रखें कोई 40 to 50,000 एकड़ के लिए, क्योंकि अभी हमारे अपनी एक है, लेकिन हम लोग कंपनीज के साथ ये भी पुश कर रहे हैं कि जब अगर ये जो है ना इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके कोई बड़ा प्लांट भी लगाएं तो वो एनीवे हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जी हमारी जो आउटरीच है ना वो बहुत वीक है जी के आई एडमिट दिस, क्योंकि हमारी आपकी आउटरीच के लिए हम काम करने को तैयार है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं एक और सवाल जो मेरा जो पहले था कि ये बताएं कि ये बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद क्या रूटीन की फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? सर इसका जो जवाब है वो ये कि हम ये कहते हैं कि आप इसमें रिकमेंडेशन ये कि 20% कम करें, जितनी भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें से 20% यूरिया और फास्फोरस दोनों कम यूज करें, तो इसको कंपनसेट कर देगी। और प्लस ये इसकी जो ग्रोथ प्रमोशन है और जो यील्ड इंक्रीज है वो डेफिनेटली अपनी जगह पर है। बहुत बहुत तो इसका जो रिस्पॉन्स जो है वो वेरिएबल होता है। तो सर उस पे एक दिन ना शायद भाई एक सेपरेट सेशन करेंगे, तो ये कर ले, क्योंकि यही महीना है हमारे पास, अक्टूबर का ही महीना है जिसमें हम ये प्रमोशन कर लेते हैं। तो जी जी उसकी कोई ना अगर आपके पास वो पिछली फसल की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट से जो बातें आती हैं जो वो रिकमेंडेड होती हैं, वो टेस्टेड होती हैं, तो ये नहीं है कि हम कोई जबरदस्ती किसी की जो कई सारे लोग हैं जो बाहर कहते हैं मेरी फर्टिलाइजर में ये, तो आई थिंक अच्छा हमारे साथ मकसूद, मेरे ख्याल में मकसूद जट साहब है कि नहीं, ये ऑनलाइन है मकसूद अहमद साहब, आई डोंट नो इनसे अगर लास्ट क्वेश्चन ले लें फिर हम, क्योंकि डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मकसूद साहब आप जरा पूछिए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत मेहरबानी सर। शाह साहब मेरे एक दोस्त थे लोधरा से, मियाँ अजीज अहमद जंडीर, बड़े दानिश्वर थे, बड़े अच्छे फार्मर थे। वो गंदम में फर्स्ट इनाम भी लिया था पंजाब में उन्होंने एक दफ़ा। तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि अगर खाद गंदम में SSP डाली जाए तो गंदम फी एकड़ 4-5 मन 6 मन ज़्यादा होती है। आपका इस मामले में क्या नुक्ता नज़र है? जी ओवर टू साकिब वतील साहब सर। जी मैं बिल्कुल SSP का इसमें ये है कि चूंकि हमारे इलाकों में pH लेवल हाई है, साउथ में लोधरा में इस साइड पे, तो DAP डालने का उतना इम्पैक्ट नहीं है। हम खुद सपोर्ट करते हैं कि SSP पे जाया जाए, तो इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो जमीन की pH को कंट्रोल करती है। तो दैट देयर इज रीजन फॉर दैट। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो जी मकसूद साहब माशाल्लाह आपको पता होगा जी हमारे पोटैटो ग्रोअर एसोसिएशन के और कॉर्न के, तो ये बहुत नॉलेज को प्रमोट करते रहते हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आई थिंक बहुत शुक्रिया सर आज के इस महफिल का। तो साबी इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करती है जो साइंसदानों और पॉलिसी मेकर्स के साथ होते हैं, और जिसका मकसद होता है कि हम फार्मर तक जो है ना ये अपने नॉलेज को लेके जाएं। तो आज के आई थिंक इसी प्रोग्राम को मैं बहुत मशहूर हूँ साकिब वतील साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला, पर बहुत मसरूफ टाइम के, चूँकि आजकल अभी फ्लड की जो रिहेबिलिटेशन है वो चल रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चल रही हैं, उन्होंने टाइम निकाला 1.5 घंटा 2 घंटे देना और अपनी मसरूफियत में से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे जो किसान है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारे पास आएंगे। तो जस्ट फील लाइक सावी इज योर प्लेटफॉर्म। हम नॉलेज को प्रमोट करना चाहते हैं, हम इल्म को और जिम्मेदार की भलाई को और पाकिस्तान की भलाई को। तो इसके साथ ही सर मैं अगर आपके लास्ट में कोई चीज कहना चाहें तो जस्ट वांट टू क्लोज फ्रॉम योर, जी आपको क्लोजिंग में कुछ कहना चाहें। जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म पे हमने पहले दिन से देख रहे हैं और यू आर प्रोवाइडिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा लोगों को जो हमारे फार्मर्स हैं कि वो भी देखें और जो अच्छी एडवाइस उनको फॉलो करें। जनरली आपके एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो वेल रिकग्नाइज्ड होते हैं। तो जो मैं आपका अभी फीड में देख रहा था कुछ दिन पहले जब आपने मुझे कहा तो मैंने खासा मालूमात हासिल की। तो यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आई विश जस्ट टू कंटिन्यू। और बाकी इसमें ये है कि हमारे किसान भाई सिर्फ ये जो रूटीन की जो उनकी है उस पर ना रहें, नई नई नॉलेज आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर
शायद बता रहे थे बायो फर्टिलाइजर, ये वो, हम भी मनसूबा भी उस पर काम कर रही है, हम भी कर रहे हैं, BRD भी कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जरा नए वेन्यूज को खोलें, क्योंकि हमें ये ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करता फ्यूचर में नजर आ रहा, ट्रेडिशनल क्रॉप्स भी उस तरह वर्क नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड भी वर्क नहीं करेंगे। तो लिहाजा हमें ये जो आप सावी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को नई से नई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम लोगों का शुक्रगुजार जिन्होंने ज्वाइन किया, जो सुनेंगे उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का हामी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बस।